तृप्ति के डैड मिस्टर बंसल बार बार उसे आरव से शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो आरव को जाने बिना शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने पहले सुना था कि आरव हमेशा अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, जिस कारण लोग उसे प्ले बॉय बोलने लगे थे। हाँ, और वो महाशय ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। निधि बिल्कुल आरव की स्टाइल में बोल रही थी, जिसे सुनकर तृप्ति हंसने लगी थी। तृप्ति और निधि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। निधि भी एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उतनी अमीर नहीं जितनी तृप्ति थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वैसे ये बात तो सच है कि अमीर घर के लड़के हमेशा ऐसा ही करते हैं, लेकिन आरव उनसे अलग था। जब मैं उसकी सेक्रेटरी थी तब वो अपनी वाइफ के लिए उतना ही वफादार था जितना एक पति अपनी पत्नी के लिए होता है। एक मिनट, तुमने कहा आरव की वाइफ? इसका मतलब वो शादीशुदा है? फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहता है? शादीशुदा था, अब उसका डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर निधि को थोड़ा अजीब लगा। वो आरव पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था जिस इंसान के इतने सारे राज हो वो एक अच्छा पति कैसे बन सकता था। उसने तृप्ति से आरव के डिवोर्स के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? क्या वो एक औरत से शादी करके बोर हो चुका था, या फिर उसकी पत्नी आरव को पसंद नहीं करती थी? किसी ने आरव और एक सेलिब्रिटी को थोड़ा अजीब हालत में देखकर उनकी फोटो ले ली, जिस कारण उसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया। निधि ये सुनकर हल्की मुस्कान हंस रही थी, जैसे उसे पता था आरव अपनी पुरानी फितरत को भूला नहीं था। वो पहले की ही तरह अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बना रहा था। तृप्ति ने इस खबर को सुनकर सच का पता लगाने की कोशिश भी की, क्योंकि वो जानती थी कि आरव और क्यारा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया था। जब ये सारी बात तृप्ति ने निधि को बताई तो निधि थोड़ी नाराज हो गई थी। ठीक है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे सच में फंसाया गया था तो उसे अपनी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए थी, ना कि उसे डिवोर्स देकर वापस अंबानी परिवार में आना था। और तो और उसके तुरंत ही बाद वो दूसरी शादी के लिए रेडी भी हो गया। निधि को अमीर घर के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसकी नजर में अमीर लड़के प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए जगह जगह मुंह मारते थे। इसलिए मुझे तो वो गरीब लड़के ही अच्छे लगते हैं, जो कम से कम अपने प्यार के लिए लड़ते तो हैं। तृप्ति खड़े होकर निधि के गुस्से को देखकर हंस रही थी। निधि अपने में मस्त टेबल पर रखे स्नैक्स खा रही थी और अमीर लड़कों को गालियां दे रही थी। अच्छा ठीक है, तो तू एक गरीब लड़की क्यों नहीं बन जाती? फिर तुझे तेरे सपनों का गरीब राजकुमार भी मिल जाएगा। ये सुनते ही निधि ने खाते खाते जल्दी से ना में सिर हिला दिया। ना बाबा ना, मैं तो कभी जीवन में गरीब ना बनूं। सुनकर ही डर लगता है। चाहे जो हो, मैं एक अमीर मोटी लड़की ही ठीक हूँ। कम से कम अपने मन का खा सकती हूँ और जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। अगर मुझे कोई लड़का नहीं भी मिलता तो भी मैं ऐसे ही खुश हूँ। तृप्ति मुस्कुराते हुए निधि के पास आई और उसके बाजू में बैठ गई। फिर उसने सामने रखी स्नैक्स की प्लेट को साइड कर दिया। तुम अगर अपने खाने पर कंट्रोल करके अपने वजन को कम कर लो तो तुमसे सुंदर कोई नहीं होगा। निधि ने बनावटी हंसी हंसते हुए प्लेट को वापस अपने करीब किया और फिर से खाना शुरू कर दिया। वहाँ बैठी तृप्ति कुछ सोच रही थी। फिर उसने निधि की तरफ देखा। आज तुमने जो नाटक किया वो तुम्हें फिर से करना होगा। मुझे यकीन है कि आरव मुझसे मिलने दोबारा जरूर कहेगा। निधि को तृप्ति बनकर एक्टिंग करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दिया था। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता रहे बस। पर मान लो अगर उसका दिल मुझ पर आ गया तो? निधि खाते हुए तृप्ति को देख रही थी और अपनी भौहें उठाकर तृप्ति का रिएक्शन चेक करने लगी। ठीक है, फिर मैं तुम दो प्यार करने वाले पंछियों को आकाश में आजाद छोड़ दूंगी। तृप्ति को मस्ती करता देख निधि भी मस्ती करने लगी थी। छोड़ो, मुझे उससे शादी नहीं करना। वैसे भी वो मुझे गोद में भी नहीं उठा पाएगा। ऐसे हस्बैंड का मैं क्या करूंगी जिसे मुझे ही गोद में उठाकर घूमना पड़े। मोटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता। निधि मस्ती में बोल रही थी, लेकिन तृप्ति समझ गई कि वो खुद के शरीर का मजाक बना रही थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसके मोटापे का मजाक उड़ाए, इसलिए वो खुद ही खुद का मजाक बना देती थी। ऐसा मत कहो, कल से ही तुम मेरे साथ जिम चलोगी, फिर जरूर कोई न कोई मिलेगा जो तुम्हें गोद में उठा सके। निधि ने हल्की स्माइल की और फिर उसने तृप्ति को हग कर लिया।
अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दोनों ही आरब को लेकर बात नहीं कर रही थी, और भी लोग थे जिनकी लाइफ में आरब की इम्पोर्टेंस अलग अलग तरह की थी। कोई उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था तो कोई उसको अच्छा ओहदा दिलवाना चाहता था। अमीश अंबानी रात के डिनर के बाद अपने रूम में जाकर कुछ पेपर्स रीड कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ पावरफुल लोगों से फोन पर बात भी कर रहे थे। वो किसी भी तरह आरब को अपने परिवार में वापस लाना चाहते थे। वहीं विला के बाहर लॉन में आरब की सौतेली माँ प्रमिला अपने बेटे बॉबी के साथ कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। बॉबी, तुमने डिनर टेबल पर अपने डैडी का चेहरा देखा था? हाँ मॉम, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन लग रहा था उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे पता है उन्हें किस बात की चिंता है। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। वो आरव को अंबानी परिवार में वापस लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मुझे सब पता है। प्रमिला की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अमीश और प्रमिला की शादी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन उसे हमेशा महसूस हुआ कि अमीश के दिल में कोई और था। ये सोचकर वो हमेशा उदास रहती थी। इन 20 सालों में बहुत कम ही ऐसे मौके आए थे जब अमीश और प्रमिला ने कुछ अच्छे पल बिताए हों। बॉबी के जन्म के बाद अमीश ने प्रमिला को कभी नहीं छुआ। इतने सालों की नफरत धीरे धीरे एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी, और वो सारी नफरत किसी और पर नहीं, आरब पर निकली। बचपन से ही वो आरब के साथ बुरा बर्ताव करती थी, उसे हमेशा दबाने की कोशिश करती रही। टाइम के साथ प्रमिला और आरब के बीच एक दुश्मनी का रिश्ता बन चुका था, और अब उसे डर था कि आरब परिवार में आकर बॉबी का सब कुछ छीन लेगा। मुझे पता चला है कि अंबानी फैमिली और बंसल फैमिली शादी के रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। जो रिश्ता तुम्हारे साथ होना चाहिए था, वो तुम्हारे डैडी ने आरव के साथ जोड़ दिया है, और ये सब अमीश इसलिए कर रहा है ताकि आरव वापस आ जाए। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह आरब के मन में अपनी सौतेली माँ के लिए नफरत थी, उसी तरह प्रमिला ने बॉबी के अंदर अमीश के खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी। बॉबी अपने डैड से ज्यादा अपनी मॉम की सुनता था। वो सिर्फ अपने और प्रमिला के बारे में ही सोचता था। डैड ने हमेशा मेरे साथ गलत किया। वो जानते थे अगर मेरी शादी बंसल परिवार में होती तो अंबानी परिवार में मेरा बहुत नाम होता, लेकिन डैड ने ऐसा नहीं किया। बॉबी ने गुस्से में कसकर मुट्ठी बना ली थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। प्रमिला उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करने लगी। बॉबी, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, हमें दिमाग का यूज करना होगा। मैं नहीं चाहती तुम जिस लायक हो वो सब आरव को मिल जाए। मॉम, आप बताओ मुझे आगे क्या करना है? प्रमिला हल्की स्माइल करते हुए बॉबी की तरफ देख रही थी, जैसे उसके दिमाग में पहले से ही कोई प्लान चल रहा हो। इतने सालों में मैंने भी कुछ अमीर लोगों से कांटेक्ट बनाए हैं। मेरे पास बंसल फैमिली की बेटी की सारी डिटेल्स हैं। मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। अगर एक बार तुम दोनों क्लोज आ गए तो फिर अमीश भी कुछ नहीं कर सकते। प्लान सुनकर बॉबी चौंक कर प्रमिला को देख रहा था। उसे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं मॉम, अगर किसी को भी इसकी भनक लग गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी ये आप भी जानती हैं। इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तुम उससे अपनी असली पहचान छिपाकर मिलना। जब वो तुम्हारे क्लोज आ जाए तो सारी सच्चाई बता देना। ठीक है मॉम, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। माँ और बेटे ने अपना नया खेल खेलना शुरू कर दिया था, जिसकी भनक भी आरब को नहीं थी। हर कोई एक ही खेल खेल रहा था, चाहे वो तृप्ति हो, अमीश हो या फिर प्रमिला, लेकिन सबका टारगेट एक था, आरब। यहाँ प्रमिला और बॉबी तृप्ति से शादी के बारे में सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति निधि से आरब के साथ डेट पर जाने के लिए बोल रही थी। यार, तूने तो देख ही लिया उसने कैसा रिएक्ट किया था। पता नहीं अब मुझे वो खाने देगा भी या नहीं। और वो भी इतनी दूर जाने के लिए बोल रही है। तू अकेले देखकर मेरे साथ उसने कुछ कर दिया तो? अच्छा, अभी तक तू बोल रही थी कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं तो उसे पसंद तो नहीं करने लगी? ना बाबा ना, मुझे नहीं पड़ना इन सब चक्करों में। तृप्ति और निधि बातों में ही आरब की खिंचाई करते रहे, और दूसरी तरफ आरब मस्त अपने रूम में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक आरब का फोन बजा। आरब ने फोन देखा, अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। फिर उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। हेलो, कौन? आरब आंखें बंद किए हुए ही अपने कान में फोन लगाकर बात कर रहा था। तुम
तुम इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गए। हम लोग कल मिलते हैं। आरव ने जैसे ही निधि की आवाज सुनी, उसने एक लंबी सांस ली और ओके बोलकर फोन रख दिया। फिर थोड़ा इरिटेट होकर बाजू में रखा कुशन से अपना चेहरा दबाकर जोर से आवाज निकाली। क्या क्या करना पड़ेगा, शादी ना हुई जी का जंजाल हो गया। आरव फिर से सोया ही था कि निधि का दोबारा कॉल आया। आरव ने फिर से फोन उठाकर अनमने ढंग से बात की। अरे पूरी बात तुमने सुनी भी नहीं और फोन रख दिया। क्या हुआ? अगर बात नहीं करनी तो बता दो। मैं सोच रही थी एक बार और मिलकर एक दूसरे को जानते, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मिलना तो कोई बात नहीं। निधि फोन कट करने ही वाली थी कि आरव नींद से जागकर फोन पर बात करने लगा था। उसके दिमाग में तुरंत अंबानी परिवार की पावर और शादी की बात घूम गई। वो ऐसे उठकर बैठा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो नींद में था इसलिए। तुम बोलो, कल कहाँ चलना है? कल एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है दिल्ली में, मैं वहाँ जाने की सोच रही थी। तो तुम्हारे प्राइवेट प्लेन से हम लोग कल दिल्ली चलते हैं। क्या, दिल्ली? वो भी प्राइवेट प्लेन से? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास प्राइवेट प्लेन तो है ना? या फिर तुम्हारे घर वालों ने उसे भी तुमसे छीन लिया है? निधि की टॉन्ट वाली बातों को सुनकर आरव का दिमाग घूम गया था। अगर उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो कब का निधि को सबक सिखा चुका होता। वैसे म्यूजिक कंसर्ट में आरव को जाना बहुत पसंद था, इसलिए भी उसने मना नहीं किया था। ठीक है, हम कल शाम में दिल्ली के लिए निकलेंगे। मैं 6 बजे तुम्हें मुंबई एयरपोर्ट पर मिलूंगा, फिर प्राइवेट प्लेन में बैठकर हम सीधे दिल्ली जाएंगे। अगली सुबह आरव सबसे पहले अपने डैड के पास गया। अमीश स्पोर्ट एरिया में टेनिस खेल रहे थे। आरव वहां जाकर खड़ा हो गया और गेम खत्म होने का वेट करने लगा। अमीश अपना गेम खत्म करने के बाद आरव के पास आए। व्हाट्स अप यंग मैन, एक गेम हो जाए। डैड, मुझे कुछ बात करनी थी। अमीश ने आरव की बात पर ध्यान न देते हुए एक टेनिस रैकेट उसकी तरफ फेंका और उसे खेलने का इशारा किया। आरव और अमीश दोनों टेनिस खेलने लगे। फिर खेलते खेलते दोनों बात कर रहे थे। हाँ, तुम क्या बात करना चाहते थे? डैड, आपका प्राइवेट प्लेन चाहिए था। आज तृप्ति को दिल्ली के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर लेकर जाना है। ये सुनते ही अमीश खुश हो गया था। उसने तुरंत ही प्लेन ले जाने के लिए बोल दिया और कुछ कुछ तरीके भी बताने लगा कि किस तरह लड़की को इम्प्रेस करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भी चले जाओ, आउट ऑफ इंडिया। बस एक बात याद रखना आरव, तुम दोनों की जितनी नजदीकियां बढ़ेंगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नजदीकियों के बारे में सुनते ही आरव को निधि का वो मोटा शरीर और उसकी कड़वी बातें याद आ गई थी। डैड, क्या आपने कभी तृप्ति को देखा है? अमीश खेलते खेलते रुककर नेट के करीब आया। मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट है, ब्यूटी विद ब्रेन। ये सुनकर आरव खुद बड़बड़ाते हुए हंसने लगा था। ब्यूटी विद ब्रेन? उससे बिल्कुल अपोजिट है वो। आरव के पहले के दिन ऐसे नहीं थे। उसके पास खुद का प्राइवेट प्लेन भी था, लेकिन अंबानी परिवार से निकाल दिए जाने के बाद उसकी सारी चीजों को बेच दिया गया था। नहीं तो उसे अमीश के प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती। खेल खत्म करने के बाद आरव सीधे अपने रूम में चला गया और फिर शाम को तैयार होने के बाद आरव चॉपर में बैठकर आइलैंड से सीधे मुंबई एयरपोर्ट चला गया था। वहां निधि तृप्ति के साथ एयरपोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास से आरव को चॉपर से उतरता हुआ देख रही थी। तृप्ति ने अपने चेहरे पर मास्क और आंखों में सनग्लासेस लगाए हुए थे, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। कुछ भी कहो, ये आरव चॉपर से उतरते वक्त बहुत सेक्सी लग रहा है। देखना, उसको टेस्ट करने जा रही है, कहीं उसके प्यार में फिसल मत जाना। तृप्ति ने भी एक बार आरव की तरफ देखा। वो जब रश्मि बनकर आरव के साथ रहती थी, उसने हमेशा आरव को बहुत सिंपल ड्रेस में देखा था, लेकिन अभी आरव रॉयल लुक में बहुत स्मार्ट लग रहा था। निधि ने जल्दी से तृप्ति को बाय किया और रनवे के पास खड़े प्राइवेट प्लेन की तरफ चली गई। आरव ने उसे पहले ही आते हुए नोटिस कर लिया था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नाइस ड्रेस। अच्छा, कोई और भी तुम्हारे साथ आया था क्या? ये सुनते ही निधि के होश उड़ गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आरव ने तृप्ति को देख लिया था। नहीं तो मैं तो अकेले आई हूँ, मेरे साथ कौन आएगा? अच्छा, मुझे लगा कोई तुम्हारे साथ वहाँ ऊपर खड़ा था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी। एक रैंडम लड़की थी, वो मुंबई में एक्टर बनने आई है, एक एड्रेस पूछ रही थी। आरव ने फिर ज्यादा सवाल नहीं किया। फिर दोनों प्लेन में बैठ गए। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर चुका था।
आरव और निधि प्लेन में बैठकर कुछ स्नैक्स खा रहे थे। उस प्राइवेट प्लेन में 5 एयर होस्टेस थी। निधि ने पूरे प्लेन को देखा, वो बहुत ही हाईटेक था। ऐसा लग रहा था वो प्लेन कहीं फ्यूचर से आया कोई स्पेसशिप हो। निधि तो कुछ देर तक प्लेन को देखने में ही खोई हुई थी। ये तुम्हारा पर्सनल प्लेन है? आरव स्नैक्स खाते खाते रुक गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि निधि को सच नहीं बताते, लेकिन फिर उसने सच बता ही दिया था। ये प्लेन मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। मैं उनसे मांग कर लाया हूँ। ये सुनते ही निधि मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपनी हंसी छुपाते हुए आरव की तरफ देखकर उसे बेवजह का ज्ञान देने लगी, लेकिन उसकी बातें सुनकर लग रहा था जैसे वो घाव पर नमक डाल रही हो। कोई बात नहीं, जब हम शादी कर लेंगे उसके बाद अंबानी फैमिली तुम्हें खुद सारी पावर दे देगा। तब तुम इससे भी अच्छा प्राइवेट प्लेन ले लेना, फिर उसमें बैठकर हम दुनिया घूम सकेंगे। आरव ने निधि की तरफ देखा और स्माइल कर दी। आरव की लाइफ में सिर्फ एक ही फीमेल थी जिसके साथ वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था, और वो थी अदिति। यहाँ जिस तरह आरव उसे देखने के लिए बेताब था, दूसरी तरफ अदिति भी कहीं न कहीं अंदर से टूट चुकी थी। अदिति अपने विला छोड़कर अपने फादर राकेश जी के घर आ गई थी। वहाँ भी वो एक कमरे में बस बैठी रहती थी। उनका तलाक भले ही फाइनल होने वाला था, लेकिन वो न कभी आरव को भूल पाई थी और न ही आगे कभी भूल पाएगी। आरव के साथ बिताए 3 साल उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे, लेकिन जब भी वो आरव के ख्याल में खोती, अगले ही पल आरव और कियारा का स्कैंडल फोटो उसकी आंखों के सामने आ जाता और फिर उसका पूरा शरीर कांप उठता था। लेकिन आज भी उसे लगता था कि एक दिन आरव जरूर आएगा और उससे माफी मांगेगा। वो सोचते हुए अपने उभरे हुए पेट को सहलाती रही थी। तुम कहाँ चले गए आरव? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अदिति की ऐसी हालत हो गई थी कि वो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी वो रोती तो राकेश जी और बीना जी आरव पर गुस्सा करते। बीना जी ने कई बार अदिति के सामने गुस्से में आरव को बहुत बुरा भला बोल चुकी है। आरव कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं अदिति। अब उसका बच्चा भी तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम अबॉर्शन करवा लो और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। लेकिन अदिति अबॉर्शन के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, और ना ही वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी। वो अभी तक ये नहीं जानती थी कि आरव शहर छोड़कर जा चुका था। जब वो अकेली रहती थी तो पूरे टाइम अपने पेट में पल रहे बच्चे से आरव की बातें करती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे डैडी आएंगे बेबी, तब तुम भी उनसे बात नहीं करना। पूछना कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए थे। धीरे धीरे अदिति मेंटली वीक होती जा रही थी। आरव और निधि दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली के ट्रैफिक में वो ऐसा फंसे कि रॉयल ग्रैंड होटल जाते जाते आधी रात हो चुकी थी। फिर आरव और निधि अपने रूम में जाकर आराम करने लगे थे। निधि ने फोन चेक किया तो तृप्ति के 20 मिस्ड कॉल्स थे। उसने तुरंत कॉल किया और प्लेन में हुई सारी बात वो तृप्ति से शेयर करने लगी। यार, जितना मजा प्लेन में आया था, दिल्ली के ट्रैफिक ने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अब तो मुझे फिर से भूख लगने लगी है। तृप्ति अभी तक सोई नहीं थी। वो निधि के कॉल का ही वेट कर रही थी, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा था। अरे, मुझे तो लगा तुम लोग होटल जाते ही बिजी हो गए। बस कर यार, मुझे बस अभी कोई खाना खिला दे, मैं तो उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा है, थोड़ा भूख पर कंट्रोल कर, जल्दी ही तेरा वेट कम हो जाएगा। और इसके अलावा तेरे पास ऑप्शन ही क्या है? हाँ, एक आइडिया है, तू आरव से बोल, वो पक्का तेरे लिए कुछ लेकर आएगा। निधि ने एक बार सोचा कि जाकर आरव से बोले, फिर अगले ही पल उसे लगा कि क्या पता वो ये ना सोच बैठे कि निधि उसके साथ फिजिकल होना चाहती हो। तृप्ति तो चाहती थी कि वो आरव को हर तरह से परखे। जब वो अदिति के साथ था तब उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन आज पावर के लिए वो किस हद तक जा सकता था, तृप्ति को ये जानना था। तृप्ति और निधि फोन पर बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने डोर नॉक किया। एकदम से खटखट की आवाज सुनकर निधि तो डर ही गई थी। अरे, मेरे रूम के बाहर कोई है। इतनी रात को कौन होगा? रुको, मैं देख कर आती हूँ। निधि ने कॉल कट नहीं किया था, बस अपने हाथ में फोन पकड़े हुए थी और जाकर डोर के होल से झांक कर देखा तो बाहर आरव खड़ा था। आरव को देखकर निधि घबरा गई, फिर जल्दी से 2 कदम पीछे आई। हेलो तृप्ति, रूम के बाहर तो आरव खड़ा है। मुझे डर लग रहा है, वो मेरे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना?
निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने कपड़े ठीक किए और ऐसे दिखाया जैसे वो गहरी नींद में थी। फिर जम्हाई लेते हुए डोर ओपन किया। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? तभी आरव ने अपने पीछे छुपा कर लाए इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट्स निकाले और निधि की तरफ बढ़ा दिया। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं पास के 24 आवर ओपन सुपरमार्केट से इंस्टेंट नूडल्स ले आया। इंस्टेंट नूडल्स? निधि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव उसे खुश करने के लिए इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट लेकर आएगा। निधि खाने की शौकीन जरूर थी, लेकिन वो एक रिच फैमिली से थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना ही पसंद था। उसने तो आज तक स्ट्रीट फूड और ये इंस्टेंट नूडल्स तो कभी ट्राई भी नहीं किया था। क्या ये इंस्टेंट नूडल्स खाने लायक है? मैंने तो सुना था कि ये सब गरीब लोग खाते हैं। निधि के बात करने का स्टाइल बिल्कुल अमीर घर की लड़कियों जैसा था। उसकी बात सुनकर आरव को बहुत हंसी आ रही थी, जो कि उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की। अरे ये फास्ट फूड है, मैंने कई बार इसे ट्राई किया है। लगता है मिस तृप्ति ने इतनी टेस्टी नूडल्स मिस कर दी। वैसे एक बात कहूँ, आधी रात में इंस्टेंट नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और है। आरव ने जैसे ही नूडल्स का ढक्कन खोला, उसके अंदर से आ रही स्मेल को सूंघकर निधि की भूख और तेज हो गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे आरव के हाथ से पैकेट लिया और अंदर जाते हुए आरव के सामने ही डोर बंद करने लगी। इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। थैंक्स फॉर दिस। वैसे काफी रात हो चुकी है, तो तुम अपने रूम में चले जाओ। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। गुड नाइट। निधि ने आरव के जाने का वेट भी नहीं किया और तुरंत उसके सामने ही डोर बंद करके रूम के अंदर आ गई थी। फिर अपना सब्र का बांध तोड़ते हुए जल्दी जल्दी इंस्टेंट नूडल्स को बहुत चाव से खाने लगी थी। यार सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। निधि उस इंस्टेंट नूडल्स को खाने में ऐसे खोई कि उसे होश तक नहीं था कि तृप्ति अभी भी कॉल पर थी। कुछ देर खाने के बाद उसे हेलो हेलो की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत फोन उठाया और कान में लगाया और खाते खाते ही बोलने लगी। यार तृप्ति, तूने कभी इंस्टेंट नूडल्स ट्राई किया है? यार ये बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी फास्ट फूड मुझसे बच कैसे गया? हाँ मिस निधि, आपके शाही खाने की आवाज और खुशबू हमारे महल तक आ रही है। तू तो खाने में ऐसा खोई कि ये भूल ही गई कि मैं कॉल पर हूँ। तृप्ति वहाँ से बोले जा रही थी और यहाँ निधि बस हाँ बोलकर पूरा कंसंट्रेशन नूडल्स खाने में लगा रही थी। वो जानती थी सारे काम बाद में, पहले पेट भरना जरूरी है। थोड़ी देर और खाने के बाद निधि को थोड़ा अच्छा लगा। वो अब इतनी शांत हो गई थी जैसे वो स्पिरिचुअल बन गई हो। मुझे लगता है हमने आरव को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। वो बहुत अच्छा लड़का है। वाह मेरी अमीर घर की लड़की, वाह। मुझे नहीं पता था तेरा ईमान एक इंस्टेंट नूडल्स में बिक जाएगा। फिर दोनों पूरी रात बात करते रहे और आरव अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। जब से वो अदिति से अलग हुआ था, उसे हर वक्त उसकी टेंशन रहती थी। उसने रीना को अदिति का ध्यान रखने के लिए बोल दिया था, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता था। अगले दिन रीना राकेश जी के घर के पास वाली मोड़ के पास खड़े होकर रणवीर को कॉल कर रही थी। हेलो मिस्टर रणवीर, आई नीड योर हेल्प। आप अदिति को अभी ऑफिस बुलाइए। रीना ने रणवीर को सारी बात समझाई और फोन कट कर दिया। रणवीर अभी तक नहीं जानता था कि अदिति और आरव का डाइवोर्स होने वाला है। रणवीर ही नहीं, अदिति के घर वालों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि इनका डाइवोर्स होने वाला है। अदिति अपने बेड पर लेटकर चल रहे फैन को एकटक देख रही थी। तभी अदिति के फोन पर रणवीर का कॉल आया। उसने तुरंत फोन उठाया। उसकी आवाज रोने से कमजोर और भारी हो चुकी थी। हेलो सर। हेलो अदिति, कैसी हो? मैंने तुम्हारी तबीयत के बारे में जानने के लिए कॉल किया है। काफी टाइम हो गया तुम्हें लीव लिए। अब वापस काम पर आने का क्या प्लान है? अदिति का काम करने का अब बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कुछ भी नहीं करेगी। सॉरी सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो प्लीज आप मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। किसी और को मेरी जगह अपॉइंट कर लीजिए। अदिति, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की कि तुम अभी ऑफिस आ जाओ और मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दो। फिर आराम से घर पर रेस्ट भी करना और तुम्हारी जॉब भी सिक्योर रहेगी। रणवीर की बात सुनकर अदिति को थोड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम से उसकी लाइफ में सब खराब चल रहा था, लेकिन ये सुनकर उसके दिल में एक गर्माहट सी फैल गई थी। अब उसे पैसों की ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू सर, मैं अभी ही ऑफिस के लिए निकलती हूँ।
अदिति ने जल्दी से फोन कट किया और तुरंत तैयार होकर लिविंग रूम में बैठे राकेश जी और बीना जी के पास आ गई। डैड, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ ऑफिस चल सकते हैं? रणवीर सर का कॉल आया था। वो मुझे मैटरनिटी लीव के पेपर्स साइन करने के लिए बुला रहे हैं। राकेश जी ये सुनकर जाने के लिए रेडी हो गए, ओके बेटा, मैं अभी कार पार्किंग से निकालता हूँ। लेकिन वहीं बैठी बीना जी गुस्से से भौएं चढ़ाकर अदिति की तरफ देख रही थी। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आरव से डिवोर्स के बाद तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम हो कि मैटरनिटी लीव लेने जा रही हो। प्लीज मॉम, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और आप प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। राकेश जी ने देखा अदिति की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। उन्होंने इशारे में बीना जी को शांत रहने के लिए कहा। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अदिति को सोचने का टाइम दो। और टाइम लिया तो ये बच्चा पेट में बढ़ता जाएगा, फिर अबॉर्शन कराने में रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। अदिति ने अपने पेट पर हाथ फेर और आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे वो कोई बड़ा फैसला ले रही हो। मॉम, मुझे 3 दिन और दो। ये 3 दिन आरव के लिए अदिति का आखिरी मौका था। अगर आरव अभी भी नहीं आया तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इतना बोलकर अदिति राकेश जी के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। रीना ने जैसे ही अदिति और राकेश जी को घर से जाते हुए देखा, उसने अपनी कार स्टार्ट की और बीना जी से मिलने उनके घर चली गई। बीना जी रीना को अपने घर के सामने देखकर चौंक गई। आप यहाँ क्यों? मतलब क्या काम है? घबराइए मत, मैं सिर्फ एक बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ। रीना की बात सुनकर बीना जी के तो होश ही उड़ गए थे। उनका खुद से सबसे पहला सवाल था, बिजनेस की बात मेरे साथ? रीना स्माइल करते हुए बीना जी को देख रही थी। मैं कुछ समझी नहीं, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। मेरा और मेरे परिवार का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके बारे में आप मुझसे बात करने आई हैं। रीना का मोटिव क्लियर था, उसे आरव ने पहले से सब समझा दिया था। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? बीना जी रीना की पोजीशन जानती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। प्लीज अंदर आइए। रीना लिविंग एरिया में सोफे पर जाकर बैठ गई थी। वो अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाकर रखती थी कि कोई भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता था। मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। शायद आप मुझे ना जानती हो, लेकिन अदिति, शनाया और राकेश जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बीना जी ने हल्की स्माइल हंसते हुए रीना को बताया कि वो उन्हें जानती थी। मैं यहाँ अदिति के पेट में पल रहे उस बेबी के लिए आई हूँ। आरव के डिवोर्स की बात के बाद सिचुएशन काफी बदल चुकी है। क्या अदिति अपने बेबी को जन्म देगी? ये सुनते ही बीना जी की स्माइल टेंशन में बदल गई। वो कंफ्यूज थी कि रीना ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी। सॉरी, लेकिन इस बात से आपको क्या लेना देना? अदिति बच्चे को जन्म दे या अबॉर्शन करवाए, ये उसका फैसला है। आप मेरे घर आकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बीना जी चाहती नहीं थी कि वो रीना से इस तरह बात करे, लेकिन रीना के सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगले ही पल कुछ सोचकर वो गुस्सा हो गई। ओह, अब समझ में आया मुझे। आप उस कमीने आरव की सिफारिश लेकर आई हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? सुनिए, आप उस 2 कौड़ी के इंसान को जाकर ये बता दीजिए कि इस बच्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है। रीना को आरव ने पहले ही बीना जी के बारे में बता दिया था और अभी उनके बात करने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बीना जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आरव की तरफ से आपके पास नहीं आई हूँ, और इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, मैं बता दूं कि आरव ने पहले ही जॉब से रिजाइन दे दिया है और इस शहर को छोड़ चुका है। क्या उसने शहर छोड़ दिया? मैंने आज तक उसके जैसा मतलबी और बेकार इंसान नहीं देखा। उसे डर होगा कि अगर अदिति ने उस बच्चे की कस्टडी के लिए पैसे मांगे तो वो कहाँ से देगा, इसीलिए भाग गया, भगोड़ा कहीं का। बीना जी के अंदर आरव के लिए इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी कि साफ साफ रीना भी उसे देख पा रही थी। बीना जी को ये लगता था अदिति के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आरव ने ही किया था। अगर उनका बस चलता तो पता नहीं वो आरव के खिलाफ कितने केस फाइल कर चुकी होती। बीना जी के गुस्से को देखकर रीना को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने शो नहीं किया। मिस्टर आरव, आप लोगों से बहुत अच्छे और रिच इंसान हैं। उनके लिए अपने बच्चे को पालना कोई बड़ी बात नहीं है।
आज अगर सर की असलियत इनके सामने आ जाए तो ये लोग अपने फैसले पर बहुत पछताएंगे। कहीं ना कहीं रीना ठीक ही कह रही थी। बीना जी और राकेश जी आरव को कभी समझ ही नहीं पाए थे। अगर उन्होंने आरव का थोड़ा भी साथ दिया होता तो उन्हें एक बहुत ही काबिल दामाद मिलता, लेकिन उनकी लालच भरी नजरों ने कभी ये देखा ही नहीं था। रीना ने साफ शब्दों में बीना जी को बोल दिया था। देखिए बीना जी, हम आरव की बात छोड़कर मेन पॉइंट पर आते हैं। अदिति को प्रेग्नेंट हुए 5 मंथ हो चुके हैं। अगर उसने अबॉर्शन करवा दिया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। बीना जी अभी तक बेमन से रीना की बात सुन रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप अदिति को मनाएं कि वो बेबी को जन्म दे और उसके बाद वो बेबी आप मुझे दे दे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। यही बात करने मैं आपके पास आई हूँ। बीना जी के चेहरे के भाव ही बदल गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और तेज हो गया था। वो बिना कुछ बोले एकदम से खड़ी हो गई थी। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? इस तरह बात करके आप मेरी और मेरे परिवार की इंसल्ट कर रही हैं। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। बीना जी गुस्से में रीना को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन रीना उनसे बिल्कुल ऑपोजिट शांत भाव से बैठकर उनकी तरफ देख रही थी। अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दूं तो? ये सुनते ही बीना जी का गुस्सा शांत हो गया था और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से रीना को देख रही थी। बीना जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि रीना उन्हें इतने पैसे ऑफर करेगी। उन्होंने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया और शांति से बैठ गई। आप इस बच्चे को क्यों चाहती हैं? सच में ये सब आप आरव के लिए तो नहीं कर रही है ना? रीना यही सवाल तो सुनना चाहती थी, जैसे वो इस सवाल को पूरे इमोशन के साथ तैयार करके लाई हो। बीना जी प्लीज आप इस बात को हमारे बीच ही रखिएगा। मैं इस बच्चे को इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर बीना जी थोड़ा उदास हो गई थी और रीना अपनी बनाई हुई कहानी आगे सुनाई जा रही थी। पिछले साल मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी ने कहा कि मैं कभी। इतना बोलते ही रीना की आंखों में आंसू आ गए थे। बीना जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रीना के पास आई और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे शांत करने लगी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं एक बेबी को गोद लूंगी। जब अदिति और आरव के डिवोर्स का पता चला तो मुझे लगा यही मौका है जब मैं अदिति के बच्चे को अडॉप्ट करके एक माँ बन सकती हूँ। बीना जी के अंदर की ममता जाग गई, लेकिन फिर भी उन्हें रीना की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ सवाल थे जिसका जवाब वो रीना से जरूर चाहती थी। क्या सच में तुम कभी माँ नहीं बन सकती? रीना ने उदास चेहरे के साथ बीना जी की तरफ देखा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी सिंगल रहती? लेकिन तुमने अदिति को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं अदिति को जानती हूँ और उसका बच्चा उसी की तरह सुंदर और समझदार होगा। हमेशा माँ के गुण ही बच्चों में आते हैं और अदिति जब चाहे तब अपने बच्चे से मिल भी सकती है। ये सब सुनकर बीना जी सोच में पड़ गई। एक तरफ इतने पैसे और दूसरी तरफ उनकी बेटी की लाइफ। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रीना ने मौके का फायदा उठाते हुए मौके पर चौका मार दिया था। बीना जी, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और भी पैसे दे सकती हूँ। बच्चे से बढ़कर मेरे लिए पैसों की कोई कीमत नहीं है। आप भी तो एक माँ हैं और माँ ना बन पाने का दर्द शायद आप समझ सकती हैं। पैसों का सुनते ही बीना जी का मन बदलने लगा था। उन्होंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया था। अगर अदिति अबॉर्शन करवाती तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेबी होने के बाद उन्हें 50 लाख रुपए मिल रहे थे। उनके लिए ये सौदा ज्यादा अच्छा था। अगर मैं आपकी बात मान भी गई तो भी एक प्रॉब्लम है। बेबी होने के बाद अदिति उसे देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये सुनकर रीना खुश हो गई कि कम से कम बीना जी उसकी डील के लिए अग्री थी। मेरे पास एक आइडिया है। बेबी होने के बाद आप मुझे वो बेबी दे देना और अदिति से बोलना कि बेबी सरवाइव नहीं कर पाया। ये आइडिया बीना जी को सही लग रहा था। इससे अदिति को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका बेबी जिंदा पैदा हुआ था। ठीक है, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 लाख में ये सब मैनेज हो पाएगा। आप बताइए, आप कितना सोच रही हैं? बीना जी सोचते हुए धीरे धीरे अपने होंठों को काट रही थी और धीरे से उन्होंने अपनी 2 उंगली उठाई और रीना को दिखा दी। 2 करोड़। ओके डन।
जैसे रीना पहले से ही तैयार थी और अब बीना जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रीना भी मन ही मन में खुश थी। वो ये बात आरव को बताने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, हमें एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट बनाना होगा जिसमें लिखा होगा कि ये बात आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकती और ना ही आप इस एग्रीमेंट से पीछे हट सकती हैं। जैसे ही आप एग्रीमेंट पर साइन करेंगी, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। बताइए, आप रेडी हैं? बीना जी अंदर से खुश थी लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल। ओके, आप बताइए एग्रीमेंट पर कब साइन करना है?